वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम आए हैं अपने लेक्चर नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और आज के लेक्चर में हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स सीखने वाले हैं एंड दैट फोर्स इज टेंशन इन स्ट्रिंग्स। यस, फिजिक्स में टेंशन क्या होती है ये हमें समझना है। ठीक है, टेंशन वो नहीं है जिसे हम बोलते हैं कि मेरे ब्रेन में टेंशन हो रही है, बट अब फिजिक्स टेंशन क्या बोलती है वो आज हम समझने वाले हैं। तो टेंशन इन स्ट्रिंग्स को समझने के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है टेंशन इन स्ट्रिंग वो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उस कॉन्सेप्ट से किस किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर पाते हैं। आपने सुना होगा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लिफ्ट को लेकर होते हैं कि लिफ्ट में कोई पैसेंजर जा रहा है, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उस पैसेंजर को अपना रियल वेट फील नहीं होता है। उस पैसेंजर को अपना रियल वेट फील नहीं होता है, बल्कि उसे कुछ और फील हो रहा होता है अपने रियल वेट से ज्यादा या कम। उसको बोलते हैं एपरेंट वेट। तो वो एपरेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओके, ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मंकी क्लाइंबिंग ओवर अ रोप, तो वो मंकी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। एंड कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो पुली के ऊपर स्ट्रिंग होती है और दोनों और कुछ ना कुछ ब्लॉक्स लगे होते हैं, ये वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। ये सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट पर एंड द कॉन्सेप्ट इज टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। तो टेंशन फोर्स को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इसको समझने के लिए मेरे पास एग्जांपल है और एग्जांपल में है मेरे पास ये रबर बैंड। सपोज ये मेरे पास रबर बैंड है और मैं इसको स्ट्रेच करता हूं। ऐसे जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो स्ट्रेच करने के लिए मैंने दोनों तरफ फोर्स लगाई है ना, इधर भी फोर्स लगाई है और इधर भी फोर्स लगाई है। ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फोर्स की वजह से मैं इस रबर बैंड के डायमेंशंस, जो इसके ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल डायमेंशन है, उसको डिफॉर्म कर पा रहा हूं, उसको चेंज कर रहा हूं, उसको बिगाड़ देता हूं। ठीक है ना? तो मैंने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, लेकिन जैसे ही मैं अपना हाथ यहां से हटाऊंगा रबर बैंड अपने ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लेंथ की तरफ जाता है। ऐसा क्यों कि ये अपने ओरिजिनल लेंथ की तरफ जा रहा है? अगर बेटा ये डिफॉर्म्ड है अभी और मैंने इसको रिलीज कर दिया और ये वापस गया, इट मींस इसके पास एक वापस जाने के लिए इसके अंदर फोर्स डेवलप हो चुकी थी जिससे ये वापस गया है। सिमिलरली अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से भी इसको रिलीज करूंगा तो इस वाले एंड से भी ये वापस चला जाता है। इट मींस इस वाले एंड से भी वापस जाने के लिए इसके पास, इसके अंदर फोर्स डेवलप हो चुकी थी जिससे ये वापस जा रहा था। ठीक है, तो ये फोर्स जो इसको वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन पर ले जाती है, इस एंड से भी और इस एंड से भी, इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्यों बोलते हैं इसको रीस्टोरिंग फोर्स? बिकॉज यही वो फोर्स है जो इसको इसका ओरिजिनल डायमेंशन रीस्टोर करवा के देती है, वापस ले जाती है अपने ओरिजिनल डायमेंशन पर इसको। तो इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझो कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वापस जाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे इस रबर बैंड के अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, ऐसे ही फोर्सेस एक स्ट्रिंग के अंदर भी डेवलप होती हैं जब स्ट्रिंग को आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे। जैसे कि यहां पर आप देखो, यहां पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे मैंने एक ये ब्लॉक लगा दिया है। इस ब्लॉक का कुछ मास है m, तो इट मींस अब इस स्ट्रिंग के ऊपर एक वेट काम कर रहा है mg डाउनवर्ड। तो ये वेट ही इसके लिए क्या बन गया है? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये वेट इस स्ट्रिंग को बिल्कुल ठीक वैसे ही खींचना चाहता है जैसे कि ये रबर बैंड को मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर खींच देता हूं। तो इट मींस इस स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ फोर्सेस तो डेवलप होंगी ना जो इस डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करेगी। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करने वाली जो फोर्सेस मटेरियल के अंदर डेवलप होती हैं वही रिस्टोरिंग फोर्सेस कहलाती हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप हो जाएगी, इस एंड से भी डेवलप हो जाएगी, दोनों एंड से डेवलप होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो इस एंड से भी डेवलप होती है और ऊपर वाले हैंड को रिलीज करूंगा तो उधर से भी वापस आ रहा है, तो उस एंड से भी डेवलप होती है। और ये रिस्टोरिंग फोर्सेस कैसे डेवलप होती हैं? दोनों एंड से आप कह सकते हैं स्ट्रिंग के मिडिल पार्ट्स की तरफ जाती हैं। देखो दोनों एंड से मिडिल पार्ट की तरफ जाती हैं। तो याद रखिएगा ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये दोनों एंड से मिडिल पार्ट की तरफ आ रही है और इसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम स्ट्रिंग के केसेस में टेंशन फोर्स बोलते हैं और डिनोट करते हैं इसको लेटर टी से। तो मैं यहां पर टी लिख सकता हूं। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर टेंशन फोर्स एक्ट्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग टुवर्ड्स इट्स मिडिल पार्ट्स, मिडिल रीजन्स। ठीक है ना? जैसे अगर मान लो ये कोई स्ट्रिंग है, इसको मैंने डिफॉर्म करने के लिए इधर भी फोर्स लगा दी, डिफॉर्मिंग फोर्स, और सपोज कुछ फोर्स इधर भी लगी हुई है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, तो इसके बदले में इस स्ट्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे डेवलप हो जाएगी। स्ट्रिंग के लिए इसी रिस्टोरिंग फोर्स को टेंशन बोला गया है। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम द एंड्स टू इट्स मिडिल पार्ट्स, फ्रॉम द एंड्स टू इट्स मिडिल पार्ट्स। ठीक है ना? और एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है, इस चीज को भी याद रखना है।
in one string tension remains same throughout its length. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेंशन के लिए कि रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन उसकी पूरी लेंथ में सेम रहती है, प्रोवाइडेड दैट जो रस्सी हमें लेनी है, जो स्ट्रिंग हमें लेनी है, वो स्ट्रिंग कैसी होती है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं. ये स्ट्रिंग बेटा आपकी मासलेस होगी. यू विल फाइंड कि 95% से ज्यादा क्वेश्चंस में ये स्ट्रिंग मासलेस ली जाएगी. मासलेस स्ट्रिंग का मतलब क्या है? मासलेस स्ट्रिंग का मतलब यहां पर होता है कि जो भी स्ट्रिंग से आपने ब्लॉक वगैरह लगाया हुआ है, उस ब्लॉक के मास के सामने हमारी स्ट्रिंग का मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है. दूसरा, ये स्ट्रिंग होती है इनएक्सटेंसिबल. इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जब हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो इस स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी. रबर बैंड की तरह, रबर बैंड की तरह लेंथ चेंज हो जाती है, बट इन रस्सियों की लेंथ जो हम यहां पर लेंगे उनकी लेंथ चेंज नहीं होनी है. तो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी ऐसी स्ट्रिंग जो यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी हुई है. ऐसी स्ट्रिंग में जो टेंशन लगती है वो पूरी लेंथ पर टेंशन सेम रहती है स्ट्रिंग में. ये हमेशा याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो ये हमारा टेंशन का कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग्स को लेकर. रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होती है उसी को हम टेंशन बोलते हैं स्ट्रिंग के केस में. बस आप इतना याद रखिए. और हमेशा टेंशन कैसे लगती है? टेंशन लगती है स्ट्रिंग के एंड से स्ट्रिंग के मिडिल पार्ट्स की तरफ. ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो स्ट्रिंग को लेकर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन हम आसानी के साथ कर पाएंगे. अब स्ट्रिंग के इस कॉन्सेप्ट को लेकर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हम आगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ टॉपिक्स में सीखेंगे. ये टॉपिक्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में नॉर्मल रिएक्शन को लेकर टॉपिक नंबर 1 to 4 किया था. फिर उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स को समझने के लिए टॉपिक नंबर 5, 6, 7, 8 किए थे. अब टेंशन फोर्स को समझने के लिए हमारे कुछ टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं और वो टॉपिक स्टार्ट होंगे हमारे टॉपिक नंबर 9 से. अगर आपको पीछे वाले टॉपिक्स करने हैं तो आप पीछे वाली क्लासेस देख सकते हैं. वहां पर जाइए, क्लासेस को सर्च कीजिए, यूट्यूब पे लिखिए. अगर आपको फॉर एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन वाले कोर्सेज, नॉर्मल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स को सीखना है तो यू कैन सर्च एज फिजिक्स सीखो नॉर्मल रिएक्शन बाय आसिफ सर. ये आप लिखेंगे, आपको मिल जाएगी वो क्लास. अगर आपको फ्रिक्शन के बारे में सीखना है, फ्रिक्शन के एग्जांपल्स देखने हैं तो आप लिखें फ्रिक्शन फोर्स फिजिक्स सीखो बाय आसिफ सर. इतना लिखेंगे, यू विल गेट टू द क्लास. ओके, अभी आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टेंशन के लिए. तो आज की क्लास में टेंशन सीखने के बाद इन सारे क्वेश्चंस की टेंशन आपके माइंड से अलग हो जाने वाली है. टॉपिक नंबर 9. टॉपिक नंबर 9 में हम क्या सीखेंगे? टॉपिक नंबर 9 में हम सीखेंगे एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट which is hanging from a string. अब मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, मैंने इस स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट लगा दिया मास m का इसके एक एंड पर, और इस स्ट्रिंग को ऊपर दे दिया है रिजिड सपोर्ट. रिजिड सपोर्ट का मतलब होता है कि ऊपर वाला एंड वहां से नहीं हिलेगा. ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, अब इसकी डायनेमिक्स समझनी है. डायनेमिक्स अगेन क्या था, याद है ना आपको? डायनेमिक्स समझने के लिए कौन सा डायग्राम बनाते हैं? डायनेमिक्स समझने के लिए हमारे पास होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वी विल फाइंड कि इस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं और इसका कुछ एक्सेलरेशन है कि नहीं. तो बेटा इसके ऊपर एक वेट लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है हमेशा. और क्योंकि ये वेट इस स्ट्रिंग के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स की तरह काम कर रही है तो इस स्ट्रिंग में डिफॉर्मिंग फोर्सेस ऐसे डेवलप हो जाएंगे. इस एंड से ऊपर की तरफ होगा और इस एंड से नीचे की तरफ होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इसको ध्यान से समझना है. एंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो 0 है ना. ठीक है, नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और अब इसको देखो क्या करना है. यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. बहुत इजी टॉपिक है लेकिन डिटेल से सीख रहे हैं सो दैट आगे वाले जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे वो हम आसानी से समझ पाए. कौन से डायरेक्शन में लगाओगे? ऑफ कोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा. यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है. क्या इस डायरेक्शन में कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. तो आई एम अप्लाइंग सेकंड लॉ. वो क्या कहता है? एफ एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, एज यूजुअल जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं. एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है? अपवर्ड टेंशन है. और डाउनवर्ड फोर्स, अगर मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड वाली को मैं माइनस लिखूंगा. T माइनस mg इज इक्वल्स टू एंड बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 हुआ. तो इधर हो जाएगा T माइनस mg इज इक्वल्स टू 0. T माइनस mg इज इक्वल्स टू 0. इट मींस टेंशन कितना हो गया? टेंशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. टेंशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट.
ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर टेंशन फोर्स का। तो आपको यहाँ पर ये भी रियलाइज होगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर क्यों आया। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर इसलिए आया बिकॉज जो भी इसका वेट था वो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप हुई है इसके वेट को इस टेंशन ने बैलेंस कर लिया है, इसीलिए ये ब्लॉक रेस्ट पर बन पाया है। ओके, अगर ये टेंशन इस वेट को बैलेंस नहीं कर पाती या ये टेंशन इस वेट के इक्वल नहीं होती, कम रह जाती, तो ये ब्लॉक डेफिनेटली इस स्ट्रिंग को तोड़कर नीचे गिर जाता या फिर इस स्ट्रिंग को लेकर नीचे गिर जाता। ठीक है ना बच्चों, तो ये टेंशन का कॉन्सेप्ट यहां पर है। सो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बिकॉज टेंशन फोर्स ने इसके वेट को बैलेंस किया है। इसको आप बिल्कुल ठीक ऐसे समझ सकते हो जैसे एक फ्लोर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट मास m का बैलेंस होता है। कैसे? क्योंकि उसके वेट के अगेंस्ट हमें एक नॉर्मल रिएक्शन मिल जाता है जो 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक वैसे ही जैसे यहां पर n इज इक्वल टू mg होता था, वैसे यहां पर t इज इक्वल टू mg हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ टॉपिक नंबर 9। बड़ा ही सिंपल केस था लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सिनेरियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम आगे क्या होने वाला है, आगे कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट टाइड टू अ स्ट्रिंग। इसी तरीके से एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ऑब्जेक्ट, एक्सिलरेटिंग अप, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ठीक है ना, मतलब वो मोशन में है और उसका एक्सेलरेशन कैसे है? ऊपर की तरफ है। तो सपोज आई एम हैविंग अ स्ट्रिंग, an object is tied to it of mass m and its acceleration is upward। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करोगे तो mg इसका वेट डाउनवर्ड और इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ लाइक दिस। ठीक है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप चेक करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगाएंगे हम लोग। वर्टिकल डायरेक्शन में वी विल अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन बोलता है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग देखो एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर चलूंगा यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन में वो होगी टेंशन माइनस mg। इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स है t माइनस mg इज इक्वल्स टू, इस बार एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो आई विल राइट ma। टेंशन यहाँ पर आ गया है, mg माइनस mg उधर जाएगा तो इट विल बी mg प्लस ma, mg प्लस ma। ये यहां पर इक्वेशन मेरी बन गई है, mg प्लस ma। ओके, अब ध्यान से देखो आप, क्या ये टेंशन लास्ट वाले केस से ज्यादा है? लास्ट वाले केस में टेंशन था t इज इक्वल टू mg, लेकिन अभी क्या आ चुका है? अभी आ चुका है mg प्लस ma। mg में कुछ ऐड हो गया है। इट मीन्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप रस्सी से बांधोगे और सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इट इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, इट इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। अगर ये रेस्ट पर है, क्योंकि यहां पर रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट जो सपोर्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अगर ये रेस्ट पर है तो फिर ये वाली केस लग जाती है, T इज इक्वल टू mg हो जाता है। मतलब इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन डेवलप हुई है वो काफी है इसको रोकने के लिए, तो मतलब इसके वेट के बराबर ही टेंशन अभी इस स्ट्रिंग में लगी हुई है। देखो टेंशन, जब स्ट्रिंग अंडर टेंशन होती है तो ऐसे टाइट हो जाती है, एकदम से ऐसे टाइट हो जाती है, आप इसे छोड़ोगे वापस आएगी। ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल टाइट रहती है जब स्ट्रिंग अंडर टेंशन होती है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट टाइट टू द स्ट्रिंग है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मान लो ये ऐसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा? टेंशन इसके अंदर और ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? mg प्लस ma। मतलब अब इसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग में ज्यादा है। तो हमेशा याद रखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, वो ऑब्जेक्ट रस्सी से बंधा हुआ है, तो ऐसे केस में उस स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, टेंशन ज्यादा हो चुकी है इस स्ट्रिंग के अंदर। और ऐसे ही अगर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ऑब्जेक्ट टाइड टू अ स्ट्रिंग, लेकिन उसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, एक्सेलरेटिंग डाउन, नीचे की तरफ जाना है इसको, एक्सेलरेटिंग डाउन, एक्सेलरेटिंग डाउन। ठीक है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मोशन किधर भी हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। We are having a block mass m tied to a string और acceleration is downward। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करेंगे एज यूजुअल। वेट नीचे लग रहा है, टेंशन स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ लगेगी। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया है।
अगेन वर्टिकल डायरेक्शन में वी विल बी यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वी कैन राइट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, एज यूजुअल जैसे चल रहा है. क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. शायद आप लोग परेशान हो गए हो ना कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट किधर भी मूव कर सकता है. अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा. कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी. ठीक है, फिलहाल आप देखकर चलिए कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. ओके, इतना मानकर चलिए. देखिए मैंने हेडिंग में पहले भी नहीं लिखा था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लिखा है. मैंने ये नहीं लिखा कि मोशन डाउनवर्ड है. मैंने पहले भी नहीं लिखा था कि ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है. मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन अपवर्ड है. ठीक है ना. क्यों मैं मोशन के डायरेक्शन को यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन. फिलहाल एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड. ओके, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ले लेते हैं. mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू ma. mg नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू ma. तो यहां से टेंशन कितना आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखोगे आप, टेंशन इज इक्वल्स टू mg माइनस ma. ध्यान से देखिए, mg माइनस ma आपको मिलेगा. ये क्या इस बार टेंशन mg है? mg से ज्यादा है या mg से कम है? देखो ध्यान से, mg में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है. इस बार टेंशन कम है. इट मींस जब ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ हो और उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो तो इस रस्सी में टेंशन कम हो जाती है. इस रस्सी में टेंशन कम हो जाती है. ठीक है ना. तो टेंशन इज mg माइनस ma. टेंशन कम हो गई है कुछ. तो सो फार वी हैव डन 3 केसेस. क्या क्या है? अगर ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है रस्सी के साथ, स्ट्रिंग के साथ, और वो रेस्ट पर है तो t इज इक्वल्स टू mg. ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है स्ट्रिंग के साथ और एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो दिस स्ट्रिंग विल फील मोर टेंशन. t इज इक्वल्स टू mg प्लस ma. एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन लाइक दिस, तो दिस स्ट्रिंग विल फील लेस टेंशन और टेंशन हो जाएगी mg माइनस ma. ये अभी हमारे सामने कॉन्सेप्ट आ चुके हैं. अब इन कॉन्सेप्ट से हम कैसे वो लिफ्ट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर कोई पैसेंजर है और वो पैसेंजर अपने वेट को रियल वेट के बराबर फील कब नहीं करता है और कब करेगा, इसको देखना होगा. और उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है लेकिन मोशन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर एक्सेलरेशन अपवर्ड है और फिर भी मोशन दोनों डायरेक्शन में कैसे हो सकता है. तो चलिए लिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं. लेकिन लिफ्ट के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं जो अभी हमने 3 लास्ट टॉपिक सीखे हैं उन तीनों के रिजल्ट यहां पर एक ही पेज पर चाहूंगा. ब्लॉक मास m, रिजिड सपोर्ट ऊपर और रेस्ट पर है, स्ट्रिंग एक एंड पर ब्लॉक है मास m का और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. स्ट्रिंग ब्लॉक एक एंड पर बंधा हुआ है, मास m और एक्सेलरेशन अपवर्ड है. तो इन दीज केसेस व्हाट वी हैव लर्न सो फार इज mg टेंशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो ऊपर वाली फोर्सेस और नीचे वाली फोर्सेस बराबर हो जाएंगी. mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है. ओके, तो यहां पर हमने क्या सीखा है? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma. तो टेंशन क्या हो जाता है? mg माइनस ma. दिस इज टॉपिक नंबर 9, दिस इज टॉपिक नंबर 10 एंड दिस इज टॉपिक नंबर 11. एंड फॉर दिस केस mg नीचे है, टेंशन ऊपर है. क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो टेंशन ज्यादा हो गया होगा. टेंशन हो जाता है इस केस में mg प्लस ma. नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज कॉन्सेप्ट्स फॉर लिफ्ट वाले क्वेश्चंस. लिफ्ट वाले क्वेश्चंस देखने हैं अब कैसे होते हैं. बेटा देखिए, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को बस आप लिफ्ट मान लीजिए. लिफ्ट भी तो रस्सियों से बंधी होती है. सपोज दिस इज द केबिन ऑफ अ लिफ्ट और उसके ऊपर भी स्ट्रिंग्स होती हैं, रस्सियां होती हैं. मान लीजिए ये स्ट्रिंग इसको संभाल के रखती है. ठीक है, और अभी ये लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. यूनिफॉर्म मोशन, किधर भी जा रही हो दैट डजंट मैटर. चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे जाए, कोई दिक्कत नहीं है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0. अब आप मुझे बताओ 9, 10, 11 किस में एक्सेलरेशन 0 है? इसमें एक्सेलरेशन 0 है. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन 0 है ना. तो एक्सेलरेशन 0 वाला कॉन्सेप्ट उठाकर यहां लगा दो. सपोज ये एक वेट मशीन रखी है, वेट मशीन जिस पे खड़े होकर हम अपना वेट चेक कर लेते हैं, और एक पैसेंजर इस वेइंग मशीन पर खड़ा है. ठीक है, अब इस पैसेंजर का मास है m. सपोज हमें चेक करना है कि इस पैसेंजर का वेट कितना आएगा वेइंग मशीन में. वेइंग मशीन का आंसर क्या होगा? एक होता है रियल वेट. रियल वेट का मतलब क्या है? जब ये
ऑब्जेक्ट, जब ये मैन रेस्ट पर है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर है मान लो, और वहां पर वेइंग मशीन पे ये खड़ा हुआ है, वहां पर इसका जो वेट आएगा वो इसका रियल वेट होगा। रियल वेट होता है हमारा mg, इसको मान लो हम w लिखते हैं mg, ठीक है। अब एक वेट आएगा इसका यहां, जब ये लिफ्ट में मूव कर रहा है, वो आएगा इसका एपरेंट वेट, वो रियल नहीं है, एपरेंट मतलब फॉल्स, वो आएगा इसका एपरेंट वेट। एपरेंट वेट को हम लिखेंगे w डैश, वो कितना होगा वो चेक करना है। तो बेटा जो आपका रिलेशन है ना टेंशन वाला, ये रस्सी में टेंशन आ गई है T इज इक्वल्स टू mg, उसको आप इस मैन के लिए लगा दो, और जब मैन के लिए लगाओगे तो जो टेंशन है, बस टेंशन ही आपका एपरेंट वेट होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको एपरेंट वेट निकालना है तो आप टेंशन सॉल्व कर दीजिए, टेंशन सॉल्व कर देंगे तो वही एपरेंट वेट का आंसर होगा। तो यहां पर देखो अभी टेंशन क्या है, टेंशन इज इक्वल्स टू mg है ना, तो टेंशन इज इक्वल्स टू mg, इस मैन का mg कितना है, m इंटू g, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल्स टू mg मतलब आप क्या करेंगे, वेट एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू mg करेंगे। टेंशन की जगह बस एपरेंट वेट लिख देना है और कुछ नहीं करना है, आपको एपरेंट वेट मिल जाएगा। तो यहां पर क्या दिख रहा है मैं कि एपरेंट वेट तो रियल वेट के बराबर आ गया, क्योंकि रियल वेट mg है, एपरेंट वेट रियल वेट के इक्वल आ चुका है। इट मींस जब कोई लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन करती है, वो चाहे अपवर्ड करे या डाउनवर्ड करे, क्योंकि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो इस पैसेंजर को जो फील होगा अपना वेट, वो रियल वेट ही फील होगा, उसको रियल वेट फील होगा। और इनफैक्ट उसको पता भी नहीं चलेगा कि लिफ्ट मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है। ऐसा होता भी है, जब हम लिफ्ट में मूव कर रहे होते हैं और लिफ्ट बिल्कुल यूनिफॉर्मली मूव करे, तो हम रियलाइज नहीं कर पाते कि लिफ्ट मूव कर रही है कि नहीं, अनटिल एंड अनलेस हम उस स्क्रीन को ना देख लें जहां पर स्टोरीज के नंबर चल रहे होते हैं ना, कि आप कौन से फ्लोर पे आ चुके हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि हाँ लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ठीक है। ये हो गया लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, जब लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन करती है। अभी अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन करे तो, अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन करे तो देखते हैं। सपोज ये लिफ्ट है, दिस इज द वेइंग मशीन एंड अ पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन इट, ठीक है। द मास ऑफ द पैसेंजर इज m एंड द एक्सेलरेशन इज, सपोज हम ले लेते हैं टॉपिक नंबर 10 वाला, एक्सेलरेशन इज अपवर्ड। टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टेंशन का फॉर्मूला है यहां पर mg प्लस ma। तो मैंने आपको जैसे बोला कि आपको क्या करना है, अगर आपको एपरेंट वेट निकालना है तो टेंशन की जगह एपरेंट वेट कर दो बस, mg प्लस ma। ये m किसका है, m इज द मास ऑफ द मैन, व्हाट इज a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। तो आपका एपरेंट वेट आएगा mg प्लस ma। इट मींस उसको अपना एपरेंट वेट, देखो ये क्या है, ये तो रियल वेट है ना, उसको अपना एपरेंट वेट रियल वेट से कुछ ज्यादा फील होगा, w प्लस ma, w डैश इज इक्वल्स टू w प्लस ma, कुछ ज्यादा फील होगा। यही होता भी है जब कोई लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेशन कर रही होती है, तो हमें अपना वेट उस टाइम पर ज्यादा फील होता है, भारी भारी सा लगता है, ठीक है। ऐसा तब भी होता है जब हम कुछ राइड्स लेते हैं, झूला वगैरह झूलते हैं, और वो झूला ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें अपना वेट भारी लगता है ना, वो इसलिए लगता है क्योंकि उस टाइम उस राइड का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है। तो दैट इज वाई हमें अपना जो एपरेंट वेट फील होता है वो रियल वेट प्लस ma फील हो रहा होता है, दैट इज द रियल वेट प्लस ma, ओके। अब देखिए यहां पर ध्यान से, अब मैं आपको वो चीज समझाऊंगा कि क्या एक्सेलरेशन अपवर्ड में लिफ्ट नीचे भी जा सकती है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड बहुत सारे फ्लोर हैं, और मान लो 13th फ्लोर से आपने स्टार्ट किया इस लिफ्ट में और आप ग्राउंड फ्लोर पे आना चाहते हैं। अब जब ये लिफ्ट बिल्कुल नीचे आने वाली है, मान लो अभी ये 3rd फ्लोर पर है, यहां तक तो जल्दी से आ जाएगी, लेकिन 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए क्या ये लिफ्ट ब्रेकिंग नहीं लगाएगी, क्योंकि अभी तो इसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड से 0 करनी है ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते, तो उस स्पीड को कम करने के लिए क्या ये एक्सेलरेशन नहीं लगाएगी लिफ्ट? क्या उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नहीं होगा? क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड को डिक्रीज करने वाला एक्सेलरेशन हमेशा कैसे लगता है, मोशन से अपोजिट, तभी तो वो इसकी स्पीड को कम कर पाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन अपवर्ड है लेकिन मोशन डाउनवर्ड है, तो हमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि लिफ्ट किधर मूव कर रही है। हमें लिफ्ट के क्वेश्चन को हमेशा इस चीज से देखना है कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है। तो चाहे लिफ्ट नीचे जाए या ऊपर जाए, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो एपरेंट वेट तो ज्यादा ही फील होगा। ओके, अब हम वो केस देखेंगे जब लिफ्ट नीचे जा रही हो। तो जब लिफ्ट नीचे जाएगी, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, तो लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउन, अब लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउन के केस में भी हो सकता है कि लिफ्ट का मोशन नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, अभी उसको भी डिटेल से देखेंगे। अभी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दिस इज केबिन ऑफ द लिफ्ट, और इस लिफ्ट में ये हमारा वेइंग मशीन है, और इसके ऊपर सपोज देयर इज स्टैंडिंग अ बॉय ऑफ मास m, और ये वो स्ट्रिंग्स, वो रस्सियां, वो रोप्स जो इस केबिन को, इस लिफ्ट को सपोर्ट करती हैं। ओके,
अभी देखेंगे हम कि अगर एक्सेलरेटिंग डाउन वाली कंडीशन है तो यहां पर टेंशन को हम क्या लिखते हैं और फिर हम एपरेंट वेट ऑफ द बॉय कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी टेंशन है, देखो एक्सेलरेटिंग डाउन वाले केस में क्या लिखते हैं टेंशन को, mg माइनस एम ए। तो जो भी टेंशन को आप लिखते हो mg माइनस एम ए, उसी फॉर्मूले में टेंशन की जगह बस आप w डैश लिख दीजिए। तो w डैश इज इक्वल्स टू mg माइनस एम ए। mg माइनस एम ए करोगे तो इट मीन्स रियल वेट में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस एम ए, रियल वेट में से माइनस एम ए। तो इट मीन्स एपरेंट वेट क्या है, रियल वेट से कुछ कम फील होगा। और ऐसा होता भी है जब भी आप किसी ऐसी लिफ्ट में जाते हो विच इज एक्सेलरेटिंग डाउन, तो जब वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, या फिर आप किसी ऐसे झूले में या ऐसी राइड में जाते हो जो नीचे की तरफ जाता है एकदम से, तो उसका एक्सेलरेशन उस टाइम नीचे की तरफ हो रहा होता है, तो हम कैसा फील करते हैं अपने आप को, वी फील वेरी लाइट, हमें बड़ा हल्का सा फील होता है ना। ऐसा लगता है कि नीचे जो हमारी सीट है वो भी नहीं रही है, ऐसा भी फील करते हैं हम कई बार। बहुत सारी ऐसी राइड्स होती हैं जो एकदम से नीचे की तरफ जाती हैं, तो हमें लगता है कि हमारा वेट ही नहीं है कुछ, या हमारा वेट बहुत कम हो गया है। तो उसका रीजन यही है कि उस टाइम पे हमारा जो अपरेंट वेट जो हमें फील हो रहा होता है, अपरेंट वेट इज दैट वेट जो हमें उस टाइम फील हो रहा है, वो हमारे रियल वेट से माइनस एम ए कुछ कम हो चुका है, रियल वेट से कुछ कम हो जाता है वो। ओके, अब क्या लिफ्ट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होते हुए ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती है? यस कर सकती है। इसको हम कैसे समझेंगे, देखो सपोज अगेन वी आर हैविंग अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसके अंदर बहुत सारे फ्लोर्स हैं और मुझे ग्राउंड फ्लोर से 13th फ्लोर पे जाना है, ठीक है। तो जब हमारी लिफ्ट यहां से स्टार्ट होगी और सपोज पहुंचते पहुंचते 10th फ्लोर तक आ गई है, द लिफ्ट इज एट 10th फ्लोर नाउ। अब 10th फ्लोर पर तो उसकी स्पीड होगी ना कुछ, और वो स्पीड 13th फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते क्या हो जाने वाली है, 0। तो अब आप देखो मोशन तो ऊपर हो रहा है, लेकिन इस मोशन को रोकना है। मोशन ऊपर हो रहा है, मोशन को रोकने के लिए एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे लगेगा ना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड। तो अब आपको ये चेक नहीं करना है कि लिफ्ट का मोशन किधर है, लिफ्ट का मोशन ऊपर हो या नीचे हो, आपको चेक करना होता है कि एक्सेलरेशन किधर है। एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है, तो आपको डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट से लिफ्ट का ये क्वेश्चन कर देना है। और वैसे ही एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड है, अब चाहे लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको एक्सेलरेशन अपवर्ड वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर देना है। तो एपरेंट वेट क्या होता है, रियल वेट माइनस एम ए हो सकता है, या रियल वेट प्लस एम ए हो सकता है, या वो इक्वल टू रियल वेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, या एक्सेलरेशन 0 है। ओके, ये सारा हो गया हमारा लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। अब जो भी कोई लिफ्ट का कॉन्सेप्ट का होगा क्वेश्चन, उसे आप इजीली कर पाओगे, 100% कर दोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन आते हैं वो मंकी क्लाइंबिंग ओवर अ रोप, वो क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा, वो क्वेश्चन भी टेंशन वाले कॉन्सेप्ट से ही हो जाते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं एक बार, विद इन 2 मिनट्स आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाओगे कि बंदर वाले क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। सपोज वी आर हैविंग अ स्ट्रिंग, ये कोई रस्सी है और ये रस्सी बंदर वाला क्वेश्चन है, तो कोई ऐसी ट्री की किसी ब्रांच से बंधी होती है, सपोज दिस इज अ ट्री, ठीक है ना। अब यहां पर इस स्ट्रिंग पर, इट इज स्ट्रिंग टाइड टू अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, इस स्ट्रिंग पर कोई मंकी है, मान लीजिए मंकी है, दिस इज अ मंकी ऑफ मास m। बस आप ये मान लो कि जो ब्लॉक बनाते हैं ना हम स्ट्रिंग्स के साथ ब्लॉक बनाते हैं, उस ब्लॉक ऑफ मास m की जगह मंकी बन गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब अगर इस मंकी के ऊपर जाने का एक्सेलरेशन या अपवर्ड एक्सेलरेशन आपको पता है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर मंकी का एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो आप इसे अपवर्ड वाले कॉन्सेप्ट से कर दीजिए। अपवर्ड एक्सेलरेशन में क्या होता है, mg प्लस एम ए। तो अगर मंकी का एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो आप इसकी टेंशन कैसे लिख देंगे, mg प्लस एम ए। और अगर मंकी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो टेंशन क्या हो जाएगा, mg माइनस एम ए, वेयर m इज द मास ऑफ द मंकी, सिंपल। तो अगर मंकी किसी रॉक पर क्लाइंब कर रहा है, एक्सेलरेशन देखो उसका किधर है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो अपवर्ड एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, दैट्स इट। स्ट्रिंग के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझे स्ट्रिंग को लेकर, उनसे अलग भी कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको आज स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर दिखाया था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पर एक पुली के साथ स्ट्रिंग डालकर उसके दोनों साइड ब्लॉक्स होते हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो वो भी टेंशन के कॉन्सेप्ट से ही हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जैसे कि ये पुली है, पुली पर आपने एक स्ट्रिंग लगाई, उसके दोनों और कुछ ब्लॉक्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ ज्यादा ब्लॉक्स हो, मल्टीपल हो, और ये पुली ऊपर से रिजिड सपोर्ट पर लगा दी गई है। या एक टेबल के किनारे पर पुली लगी होती है, वहां से एक रस्सी को डाला, एक तरफ एक ब्लॉक लटका दिया है और टेबल के सरफेस पर भी एक ब्लॉक किसी स्ट्रिंग से बांध दिया जाता है। या इंक्लाइंड प्लेन पर भी एक ब्लॉक है, लेकिन उसको एक स्ट्रिंग के सहारे एक पुली के ऊपर से स्ट्रिंग जाएगी और दूसरी तरफ उसके दूसरे एंड से एक ब्लॉक को हमने लटका दिया है।
इस तरह के क्वेश्चंस कि अब ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन सभी केसेस में टेंशन और एक्सेलरेशन पूछा जाता रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो टेंशन का कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है वही यहां पर भी लगेगा, प्लस कुछ इंक्लाइन प्लेन वाले जो क्वेश्चंस आपने पहले ही करे थे नॉर्मल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ, वो आपको इसमें साथ में अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे इन सब चीजों को करते हैं, इन सब चीजों के लिए भी एक नेक्स्ट लेक्चर हम बना के रखते हैं। उस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो मिलेंगे ही, लेकिन अभी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि आप जो भी क्लास में हैं, क्लास 11th या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, और में भी इन क्लास 12th, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और इन क्लासेस की हेल्प से जो भी आपकी पढ़ाई में अभी अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इन क्लासेस की हेल्प से आपकी पढ़ाई में कोई भी बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी आप मुझसे शेयर कीजिए, सो दैट मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आप लोगों को आगे ये एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करानी है। ठीक है, आई होप आज का टेंशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। अगर इसमें भी कोई कमी रह गई है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो वेट करिए तब तक के लिए, बाय।